चीन सीमा पर ड्रैगन की चाल, अक्साई चीन इलाके में बढ़ाई अपने सैनिकों की ताकत। जी हां, आज हम सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं कि आखिर क्यों गालवन घाटी पर भिड़े भारत और चीन। शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत और चीन संबंध पर। तो मैं निशांत चौरसिया, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत और चीन के संबंधों पर। तो आखिर करंट का इशू क्या है और हम इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, विवाद का केंद्र अक्साई चीन में स्थित गालवन घाटी है। तो हम मैप के थ्रू देखेंगे कि आखिर गालवन घाटी कहाँ है और विवाद क्या है। तो आप देखिए, मैप में आपको एक दिख रहा है अक्साई चीन और नीचे लिखा हुआ है ऑक्यूपाइड बाय चाइना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये भारत का क्षेत्र था, लेकिन चाइना के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं आप लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ आपको दिखेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये भारत का वह इलाका है जिस पर पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ है। नीचे आपको एलओसी भी दिख रहा होगा, अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो गालवन घाटी अक्साई चीन में स्थित है। तो सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में यहाँ देखा गया है कि चाइनीज जो सैनिक हैं उनने अपनी संख्या में बढ़ोतरी की है, जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया है। तो एक और घटना आप देखोगे कि कुछ समय पूर्व ही नाथुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प हो जाती है। तो एक बार आप मैप में देख सकते हैं कि नाथुला सेक्टर कहाँ है। तो आपको दिख रहा होगा, ये है भूटान, भूटान के बाजू से आपको दिखेगा नेपाल और ये ऊपर है चीन। तो ये नाथुला पास है। पास का मतलब होता है दोस्तों दर्रा। तो दर्रा एक ऐसी जगह होती है जो कि दो पहाड़ों के बीच में एक सकरा गलियारा होता है, जहां से लोग आवागमन करते हैं। तो आपने देखा होगा, यहाँ से भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है। इसलिए भारत के लिए ये दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि आखिर भारत और चीन का संबंध कितने साल पुराना है और इतिहास काल से हम जानेंगे कि कैसे कैसे भारत और चीन के संबंधों में बदलाव होता है। तो ये आपको मैप में जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है रेशम मार्ग की। जी हाँ दोस्तों, ये वही सिल्क रूट है जो कि चाइना को इंडिया, मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक जोड़ता था। और इसी रेशम मार्ग के रास्ते भारत से लेके चाइना और यूरोप तक व्यापार चलता था। अब रेशम मार्ग है, इसका मतलब केवल रेशम के व्यापार से नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो सिल्क रूट है ये चाइना, भारत, मिस्र, ईरान, अरब और प्राचीन रोम की महान सभ्यताओं के विकास पर गहरा असर डालता है। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि एक मार्ग किसी देश की या किसी जगह की सभ्यताओं के विकास में कैसे असर डाल सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल डाल सकता है। कारण क्या है? जब हम बात करते हैं व्यापार की, जब हम बात करते हैं कोई बिजनेस की, तो केवल व्यापार ही नहीं होता। जैसे आप अगर किसी दूसरे शहर घूमने जाते हैं या व्यापार के पर्पज से जाते हैं, तो आपकी जो ज्ञान है, जो संस्कृति है, जो भाषाएं हैं, उसका भी आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, नई विचारधाराएं जन्म लेती है। क्योंकि इन्हीं रास्तों के सहारे व्यापारियों के साथ आप देखेंगे तीर्थयात्री भी आते थे, सैनिक भी आते थे, भिक्षु भी आते थे और दार्शनिक लोग भी आते थे। तो इससे क्या होता था कि सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव होता था, एक देश का दूसरे देश से, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से। अब चीन के द्वारा क्या होता था, रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन बेचे जाते थे। क्योंकि वहां पे जो रेशम है, जो चाय है, वो बहुतायत में उत्पादन होता था। और वहीं भारत की ओर से मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर बेचे जाते थे। तो आज भी आप देखोगे कि मसालों के उत्पादन और निर्यातक में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। तो प्राचीन समय में भी भारत मसालों का एक बहुत बड़ा निर्यातक था। वहीं आप देखोगे कि रोम, रोम मतलब वर्तमान इटली, मतलब यूरोप की बात की जा रही है। तो रोम से सोना, चांदी, शीशे और शराब, कालीन और गहने आते थे। ठीक है, तो आज भी आप देखोगे जो वाइन है वो इटली तरफ बहुतायत में बनाई जाती है। जिसका कारण क्या है, वहां पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है, जिसमें खट्टे फलों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो इसी व्यापार मार्ग के चलते आप देखोगे कि भारत के पास एक बड़ी मात्रा में मुद्रा
और सिक्कों की प्राप्ति होती है, या हम कह सकते हैं धन की प्राप्ति होती है। तो वही धन आप देखोगे कि कुषाणों के टाइम पे, जी हाँ हम प्रथम शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस समय पे उत्तर पश्चिमी भारत, जी हाँ उत्तर पश्चिमी भारत यानी वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला इलाका, जो कि उस समय भारत का ही हिस्सा था। तो आप देखोगे कि उस समय जब कुषाणों का शासन रहता है तो रेशम मार्ग भी वहीं से निकल के जाता है। तो इससे कुषाण शासकों को एक बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है, और जब किसी साम्राज्य के पास धन आता है तो फिर विकास होता है संस्कृति का और कला का। ठीक है, तो इसी संस्कृति और कला के विकास में गांधार कला शैली का विकास होता है। जी हाँ, आप आर्ट और कल्चर में पढ़ेंगे, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गांधार शैली। तो गांधार शैली हेलेनिस्टिक आर्ट का एक रूप है। हेलेनिस्टिक आर्ट का मतलब है यूरोप और भारतीय शैली का मिश्रण। तो जब हमने बात की कि व्यापारिक मार्ग से व्यापारी भी आते थे तो वो अपने साथ अपनी कला और संस्कृति भी लाते थे। तो जब भारत की संस्कृति और कला यूरोप की संस्कृति और कला से मिलती है तो वहाँ जन्म लेती है गांधार शैली। और इसी शैली में सर्वप्रथम आप देखोगे कि गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई। ठीक है, वहीं आप जब आगे पढ़ोगे, जब बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो जाता है, हीनयान और महायान, तो महायान बौद्ध में ये मूर्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो ये मूर्तियां हैं इस शरीर से तो यूनानी हैं लेकिन इनकी आत्मा भारतीय है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो चाइना के पास आप देखोगे कि लगभग 12.38 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो इसके पास एक ह्यूज अमाउंट में मनी है और चाइना इस मनी का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और आज की डेट में लगभग 90 से ज़्यादा देशों का चाइना अकेला मैन्युफैक्चरिंग हब है। आप सोच सकते हैं कि इतनी ह्यूज अमाउंट में चाइना प्रोडक्शन करता है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि चाइना के पास एक स्किल लेबर है। जी हाँ, जैसे आप जनसंख्या की दृष्टि से देखोगे तो भारत और चाइना में ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम स्किल लेबर की बात करते हैं तो चाइना के पास इस तरह के कामगार हैं कि वह उस चीज़ का उत्पादन करने में प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम आती है, अर्थात लागत कम आ जाती है। इसलिए चाइना सस्ते से सस्ते और अच्छे से अच्छे सामान दुनिया को प्रोवाइड करा पाता है। तो ये वन बेल्ट और वन रोड का जो कॉन्सेप्ट है ये पुराने प्राचीन रेशम मार्ग पर ही आधारित है। जिस तरह से पहले रेशम मार्ग के साथ व्यापार होता, वैसे ही चाइना आज उसी मार्ग को रीडेवलप करके अपना व्यापार यूरोप तक फैलाना चाहता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1950 के दशक के आसपास। तो आपको मालूम होगा कि भारत और चाइना लगभग एक ही समय में औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुए हैं। अब उपनिवेश शासन या साम्राज्यवादी शासन एक ऐसा शासन होता है जिसके हित मदर कंट्री के हित से जुड़े रहते हैं। अब आप पूछेंगे सर इसका मतलब क्या है, तो आपको पता होगा कि भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, जिसे हम कह सकते हैं कि भारत ब्रिटेन का एक कॉलोनी था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, भारत के जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी संसाधन थे, उनका पूर्ण दोहन किया। किसके लिए किया? ब्रिटेन के लिए किया। ठीक है, मतलब यहाँ से पूरा रॉ मटेरियल कच्चा माल ले जाना। और फिर जब उस समय आप देखोगे, जब हिस्ट्री पढ़ोगे कि ब्रिटेन में चल रही थी औद्योगिक क्रांति, तो जो भी यहाँ से रॉ मटेरियल कच्चा माल जाता था उसका वो प्रोडक्शन करके फिर खपाने के लिए भारत भेजते थे। ठीक है, तो इसमें हमेशा साम्राज्यवाद में या उपनिवेश में जो मातृ कंट्री रहती है या मदर कंट्री रहती है उसके हित सर्वोपरि होते हैं और वो अपने उपनिवेश का पूर्ण दोहन करते हैं। तो चाइना भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो लगभग 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है और भारत में स्थापना होती है लोकतंत्र की। वहीं 1949 में चाइना आज़ाद होता है और वहाँ पे आती है साम्यवादी सरकार। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि आज़ादी के बाद भारत और चीन के संबंध किस तरह से बनते बिगड़ते हैं। तो प्रारंभ में आप देखोगे कि जो भारत का रुख रहता है चीन की तरफ, वो मैत्रीपूर्ण रहता है और भारत उन गिने चुने देशों में से है जिसने चीन की सरकार को मान्यता दी थी। और जो परमानेंट P5 आप देखते हैं यूएन के सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य,
उसमें भी चाइना को हिस्सा दिलाने में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 1954 के समय में आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर करते हैं। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर पंचशील सिद्धांत में क्या क्या बातें थी। और आपको पता होगा कि हिंदी चीनी भाई भाई के भी नारे लगते हैं, है ना, क्योंकि नेहरू जी का मानना रहता है कि चीन और भारत एशिया को और दुनिया को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन बात आती है लगभग 1959 में। तो 1959 में क्या होता है कि जो तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक गुरु रहते हैं दलाई लामा, जी हाँ, तो आप देख सकते हैं ये हैं दलाई लामा, जो कि एक बौद्ध भिक्षु होते हैं और बौद्धों के धार्मिक गुरु रहते हैं। तो दलाई लामा क्या करते हैं कि अपने शिष्यों के साथ या शरणार्थियों के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आके बस जाते हैं। तो जब ये हिमाचल के धर्मशाला में आते हैं तो भारत और चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि क्या रहता है कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा तिब्बत। तो तिब्बत में आप देखोगे अधिकतर जो आबादी थी बौद्ध थी और वो अपना बौद्ध धर्म का पालन करते हुए एकात्म जीवन व्यतीत करते थे। तो एक और आप देखोगे कि जब तिब्बत भारत और चीन के मध्य था तो जो चाइना की सीमा थी वो भारत को डायरेक्ट टच नहीं करती थी, है ना। लेकिन होता क्या है कि तिब्बत पर चाइना के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। तो इसी अधिकार के साथ एक तो भारत और चीन के सीमा विवाद बढ़ जाते हैं और दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेना पड़ती है। और इसकी परिणति यह होती है कि आगे चलकर लगभग 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध छिड़ जाता है। जी हाँ, भारत और चीन के मध्य युद्ध हो जाता है। इससे दोनों के द्विपक्षीय संबंधों को बहुत गंभीर झटका लगता है। ठीक है, इसके बाद दोनों के जो संबंध हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन आगे जाकर दोनों देशों के मध्य एक बार फिर संबंध बहाल होते हैं और इसमें दोनों ही देशों की तरफ से वहाँ के राजनीतिक और वहाँ के सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि 1988 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनके द्वारा भी पहल की जाती है। फिर आगे चलकर लगभग 1992 में जो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं वेंकट रमन, तो ये पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं जो चीन का दौरा करते हैं। फिर ऐसे ही आप देखोगे वाजपेयी जी के समय में 2003 में हमारे प्रधानमंत्री चीन का दौरा करते हैं। और 2011 के वर्ष को आप देखोगे तो चीन भारत विनिमय वर्ष मनाया जाता है, अर्थात दोनों ही देशों के संबंधों को समय के साथ बढ़ावा दिया जाता है। 2012 में क्या होता है, चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर आप अगर अभी की चर्चा करें तो आपने देखा होगा कि 2015 में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चीन की यात्रा होती है। और रिसेंटली आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत में अनौपचारिक एक सम्मेलन होता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो चेन्नई में महाबलेश्वरम या महाबलीपुरम में आते हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे जो भी हमारी ऐतिहासिक विरासत है वो उनका समय के साथ महत्व बढ़ता ही जा रहा है। ये किसी भी देश की धरोहर होती है। अगर कोई भी राजनीतिक या कोई बड़ा अधिकारी देश में आता है तो आप देखोगे कि इन्हीं ऐतिहासिक इमारतों में घुमाने के लिए उनको ले जाया जाता है। अब 2020 में एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है भारत और चीन का संबंध, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि 2020 भारत और चीन के संबंधों की 70वीं वर्षगांठ है। जी हाँ, भारत और चीन के संबंध को आज 70 साल हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि भारत और चीन के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से संबंध है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक और राजनयिक संबंध की। तो आप देखोगे कि भारत और चीन द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं के विभिन्न विषयों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए लगभग 50 से अधिक संवाद तंत्र हैं। अब द्विपक्षीय मतलब होता है बाइलेटरल, जिसमें केवल 2 देश भाग लेते हैं। क्षेत्रीय क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको पता होगा भारत चीन का एक पड़ोसी देश है, इसलिए क्षेत्रीय संबंध भी भारत और चीन को बना के रखना। और वैश्विक चिंताओं की बात करें तो आपको पता होगा कि भारत और चीन दोनों ही विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो दोनों की चिंता और मुद्दे लगभग एक समान रहते हैं।
अब हम बात करते हैं आर्थिक संबंध की। तो वर्ष 2019 में आप देखोगे भारत और चीन के बीच 92.68 बिलियन डॉलर। अब बिलियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा। मिलियन मतलब होता है 10 लाख और बिलियन मतलब होता है 100 करोड़। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। तो लगभग 92.68 बिलियन डॉलर का जो व्यापार रहा है 2019 में भारत और चीन के बीच। और भी क्या है, तो भारत में औद्योगिक पार्कों, ई कॉमर्स और अन्य क्षेत्र में 1000 से अधिक चीनी कंपनियों ने निवेश किया है। 1000 एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। तो भारत के आर्थिक संबंध चीन से बहुत ही मजबूत हैं। और आपको पता होगा कि चीन भारत का एक सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। अब हम बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में। तो रक्षा के क्षेत्र में भारत और चाइना के बीच हैंड इन हैंड संयुक्त युद्धाभ्यास भी होता है और संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास के अब तक 8 दौरे आयोजित किए जा चुके हैं भारत और चाइना के मध्य। अब विवाद के बिंदु क्या हैं, तो अब स्वाभाविक बात है कि जो भी पड़ोसी होता है, चाहे वो देश हो या आपके पड़ोसी हो, तो पड़ोसियों के साथ हमेशा विवाद तो रहते हैं। तो सीमा विवाद एक सबसे बड़ी समस्या है भारत और चाइना के बीच। तो रिसेंटली आप देखोगे कि पेंगोंग झील, जी हाँ, ये आप मैप में देख सकते हैं। पेंगोंग झील जो कि लद्दाख में है और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। तो हाल ही में यहाँ पर भी झड़प हो चुकी है भारत और चीन के सेनाओं के बीच। और अभी आपने देखा होगा, बहुत ही न्यूज में रहा था डोकमाल इशू 2017 में। तो मैप में आप देखोगे डोकमाल, तो डोकलाम एक पठार है जो कि चाइना, इंडिया और भूटान के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। अब भारत के लिए डोकलाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखता है, तो आपको पता होगा कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसे हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो भारत में आप देखोगे इस सिलगुड़ी के पास वाला कॉरिडोर या हिस्सा, ये लगभग 50-55 किलोमीटर चौड़ा ही है। मतलब इसको बोलते हैं अपन चिकन नेक। अगर ये एरिया जो आपको अभी करसल के पास दिख रहा है, इस पे अगर चाइना कब्जा कर लेता है तो भारत प्रत्यक्ष रूप से अपने नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से संपर्क खो देगा। लेकिन दोस्तों डरने की बात नहीं है, क्योंकि भारत अब अरुणाचल प्रदेश में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए। अब बात करते हैं अपन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह या एनएसजी की। तो एनएसजी में भी आप देखोगे कि भारत का जो प्रवेश है उसमें चीन अड़ंगा लगा के रखा हुआ है। और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, जी हाँ, ये वही परिषद है जिसमें चीन को परमानेंट सदस्यता दिलाने में भारत ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। आज चीन भारत की सदस्यता के लिए प्रतिकूल रुख किए हुए हैं। और हमने शुरुआत में ही बात की थी बेल्ट एंड रोड पहल की, तो ये भी विवादित है। अब इसका कारण क्या है, तो जो चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीसीई, ये भारत के पीओके से होकर जाता है, जिस पर भारत ने ऐतराज किया है। और सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों की। इसमें भी चीन द्वारा पाकिस्तान का लगातार समर्थन और बचाव किया जाता है। तो ये था आज का डिस्कशन। अब आप इसके बाद होमवर्क में बताइएगा कमेंट करके कि इन सब विवादों से अपन को क्या सीख मिल सकती है और इन विवादों के क्या समाधान निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ना पसंद हो तो डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। धन्यवाद।